So hello my dear JTARs, myself Daksh and I welcome you all to the amazing channel of Gaurav Roy. तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले POC एंड सॉल्ट एनालिसिस के 2025 जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस. So now let us begin with our session and move on to our first question. So हमारा पहला क्वेश्चन है सॉल्ट एनालिसिस से. So the question goes like identify A, B and C in the given reaction sequence. तो हमें A दिया गया और इसके ऊपर हमने HNO3 डाला है जिससे हमें मिल रहा है PbNO3 होल ट्वाइस और उसके बाद H2SO4 डाला है तो हमें B मिल रहा है और उसके ऊपर फर्दर हमने अमोनियम एसीटेट, एसिटिक एसिड और K2CrO4 डाला है तो उससे हमें C मिल रहा है. यहाँ शायद कट हो गया है बट यहाँ C आना चाहिए आई गेस. यस, तो हमें यहाँ C मिल रहा है. तो हमें ये जो तीनों कंपाउंड है ये आइडेंटिफाई करने हैं. तो देखिए सबसे पहले हमें HNO3 दिया गया और इससे कहीं ना कहीं कोई एक कैटायन सब्स्टिट्यूट होकर उसकी जगह NO3 आया है. तो हम क्या कर सकते हैं ना, A की जगह ऐसा कौन सा कैटायन रहा होगा. सो हमारा PbS ऐसा एक कंपाउंड हो सकता है जिसमें हमारा जो NO3 है उसने S को सब्स्टिट्यूट करा होगा और उससे PbNO3 होल ट्वाइस बनाया होगा. एंड व्हेन PbNO3 होल ट्वाइस रिएक्ट्स विद H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है उससे, राइट. तो यहाँ हमारे पास क्या था, PbNO3 होल ट्वाइस, कुछ इस तरह से. ओके, अब इसकी हमने फर्दर रिएक्शन करा दी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो इसमें अगेन क्या होगा ना, जो हमारा अगेन एनायन जो है इसमें NO3 माइनस वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा SO4 से. ओके, तो हमारे पास यहाँ बन गया लेड सल्फेट और फर्दर जब इस पे अमोनियम एसीटेट, एसिटिक एसिड और K2CrO4 डालते हैं तो मिलने वाला कंपाउंड जो होता है वो एक येलो कलर की पीपीटी फॉर्म कर लेता है एक्चुअली. और उसका जो हमारे पास फॉर्मूला आता है इट इज PbCrO4. बेसिकली ये जो है ना लेड को आइडेंटिफाई करने का एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है. जब हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से और आफ्टर सल्फ्यूरिक एसिड वी ऐड अमोनियम एसीटेट देन एसिटिक एसिड एंड K2CrO4 तो हमें मिलता है PbCrO4 व्हिच इज अ येलो पीपीटी. ओके, व्हिच इज अ येलो पीपीटी. तो अब हमें देखना है कि ये जो कंपाउंड है कौन से ऑप्शन में हमें करेक्ट दिए गए. तो पहला है हमारा PbS, इट इज इन सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन. देन PbSO4 एंड देन PbCrO4 ये हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन में. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग कैटायंस द नंबर ऑफ कैटायंस व्हिच विल गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रेसिपिटेट इन द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट विद K4FeCN होल 6. तो देखिए इसमें तो ये सब जो कैटायंस आपको गिवन है तो इसमें आपको यही पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो K4FeCN6 है उसके साथ कौन कौन से कैटायंस यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं और कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद एक कलर्ड प्रोडक्ट जो है हमें यहाँ पे देते हैं. तो सबसे पहले तो जो इसमें हमारा कॉपर है वो K4FeCN के साथ रिएक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाता है. ये दो जो हमारे बाहर 4 पोटेशियम आयंस है उनको रिप्लेस कर देगा और उनकी जगह 2 कॉपर आयंस आ जाते हैं कुछ इस तरह से. और बाकी अंदर का जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन था वो एज इट इज इंटैक्ट रहता है. ओके, तो एक तो जाता है हमारा कॉपर और ये ब्राउन कलर की पीपीटी या ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म कर रहा होता है. ओके, सो एक तो ये हो गया हमारा कलर्ड कंपाउंड. एंड आफ्टर कॉपर वी हैव Fe3+. तो Fe3+ भी क्या करता है ना, एक डार्क ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसमें बाहर भी Fe होता है और अंदर भी Fe होता है बट दोनों का जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट देखने को मिल रहा होता है. तो बाहर तो हो जाएगा हमारे पास Fe3 और अंदर जो है हमारे पास कैटायन एज इट इज रहेगा बट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस, सॉरी कैटायन नहीं, कॉम्प्लेक्स आयन एज इट इज रहेगा और नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस इसमें ज्यादा हो जाएंगे. देखिए FeCN6 एज इट इज रहा बट यहाँ हम FeCN6 होल थ्राइस ले रहे होंगे. ओके, और ये कौन से कलर की पीपीटी या कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है, डार्क ब्लू. सो एक ये हमारा सेकंड कॉम्प्लेक्स हो गया डार्क ब्लू. एंड द थर्ड कैटायन व्हिच रिएक्ट्स विद आवर K4FeCN6 इज Zn2+. तो Zn2+ भी हमारे कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करके एक व्हाइट कलर की पीपीटी फॉर्म कर लेता है कुछ इस तरह की जिसमें जो इस बाहर के 4 पोटेशियम आयन थे उसको 2 Zn कैटायंस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन था FeCN6 का वो एज इट इज इंटैक्ट रहता है. और ये कौन से कलर की हो जाएगी, ये हो जाएगी व्हाइट कलर की पीपीटी. तो देखिए बस हमारे ये 3 ही आयंस थे जो हमें कलर्ड प्रोडक्ट देते हैं अपॉन रिएक्टिंग विद K4FeCN6. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3. ऑल राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो इन केरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस, तो आपको बता रखा है केरियस मेथड जो है हेलोजेंस का एस्टिमेशन करने में यूज होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 180 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड 143.5 मिलीग्राम ऑफ AgCl, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन इन द कंपाउंड इज। तो बेसिकली हमसे पूछा गया है कि जो हमारा ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कितना परसेंट क्लोरीन बाय मास प्रेजेंट होगा। तो देखिए इसमें हमारे पास जितना मोल AgCl प्रोड्यूस हुआ होगा उतना ही मोल कहीं ना कहीं क्लोरीन हमारे एक्चुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी प्रेजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे ना, पहले क्लोरीन के मोल्स निकालेंगे और वो हमें कैसे मिलेंगे, बाय द मोल्स ऑफ AgCl, क्योंकि जितना AgCl प्रोड्यूस हुआ होगा आफ्टर परफॉर्मिंग द केरियस मेथड उतना ही जो है हमारे कंपाउंड में क्लोरीन एटम प्रेजेंट होगा। तो देखिए इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, ये कितना हमारे पास आया था 143.5 मिलीग्राम था, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मास हमारे अमाउंट ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड का, और अपॉन में क्या है हम पूरे ही जो AgCl है उसका मास ले लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ जेई मेंस वाले डेटा भी देख के रखते हैं। 108 हमारे Ag का मास होता है, 35.5 हमारे क्लोरीन का मास होता है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 143.5 ही जो है हमारा आंसर आ रहा होता है। नाउ इफ वी सॉल्व दिस फर्दर सो वी गेट 10⁻³ मोल्स ऑफ क्लोरीन। ऑलराइट, तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर 10⁻³ मोल ऑफ क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट थे। नाउ after calculating the moles of chlorine we need to calculate the percentage of chlorine in our organic compound। तो ये हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह, सो जब परसेंटेज क्लोरीन कुड बी कैलकुलेटेड एज, देखिए परसेंटेज क्लोरीन हो जाएगा हमारे पास मोल्स कितने निकल के आ रहे हैं 10⁻³ और इसको अगर हम क्लोरीन के मोलर मास से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्लोरीन का मास निकल के आ जाएगा एंड मोलर मास इज 35.5। तो ये तो हमारे पास आ गया कि भाई टोटल कितना मास क्लोरीन का प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में। अब टोटल कंपाउंड का मास कितना है हमारे ऑर्गेनिक का, तो वो हमें दिया गया है 180 मिलीग्राम, राइट। तो इसको हम लिख देते हैं 180, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट स्लिप ऑफ पेन, स्लाइड स्लिप। तो ये हो जाएगा 180 और मिलीग्राम को अगेन हम 10⁻³ से लिख देते ताकि हमारी जो यूनिट्स है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहे। तो इसको भी हमने ग्राम में लिखने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया 180 को और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते। क्यों? क्योंकि भाई हमें परसेंटेज निकालना है यहाँ पे क्लोरीन का, राइट। तो इसलिए हमने ये वाला 100 मल्टीप्लाई करा है। तो सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 से तो 10 कट हो जाएगा और 35.5 को आप ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 36, राइट। कुछ इस तरह से इस तरह की कैलकुलेशंस अगर कहीं पे आप करें तो ध्यान रखिएगा कि हर टाइम तो पॉसिबल नहीं होता है कि हम इसमें अप्रोक्सीमेशंस ले ले, सिंस न्यूमेरिकल टाइप में क्या होता है ना, हमें नियरेस्ट आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल में आंसर देना होता है, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना होता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में। बट यहाँ ऐसा है ना कि हम ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले नहीं रहे, हम 35.5 को सिर्फ 36 ही कंसीडर करें फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो इतना अप्रोक्सीमेशन तो आप ले सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस में ताकि जो कैलकुलेशन है वो इजी आ जाए। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर निकल के आ जाता है 0.2। कितना निकल के आ जाता है हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाते हैं 0.2 और इसको हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है 20%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20%। So yeah, 20 is our correct answer. Now moving on to next question. Given below are two statements. So statement 1 is nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus present in an organic compound is detected by Lenz's test. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो हमारा लजाने टेस्ट होता है वो इन चारों ही एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के काम आता है इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ स्टेटमेंट 2 इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड आर कन्वर्टेड from covalent form into ionic form by fusing the compound with magnesium in Lenz's test। तो देखिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो उन्हें हम आयोनिक में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, सोडियम से रिएक्ट करा के, ना कि फ्यूजिंग दैम विद मैग्नीशियम। हम उन्हें फ्यूज तो करते हैं बट विद सोडियम, नॉट विद मैग्नीशियम। तो इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत हो जाएगा, बट स्टेटमेंट 1 जो है वो एकदम करेक्ट रहेगा। तो देखिए ये आंसर हमारा कौन सा होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, फोर्थ ऑप्शन में।
So ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है. Now moving on to next question. Given below are two statements. Okay, so again this is statement based question. Statement 1, again a question on Lagrange's test. In Lagrange's test, the covalent organic molecules are transformed into ionic compounds. तो देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि हम covalent molecules को ionic में कन्वर्ट करते हैं किनसे, by reacting them with sodium. स्टेटमेंट 2 इज द सोडियम फ्यूजन. तो सोडियम फ्यूजन कुछ नहीं होता है, जो हमने हमारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा था ना बाय रिएक्टिंग देम विद सोडियम, तो उसी को बोलते हैं हम सोडियम फ्यूजन. सो द सोडियम फ्यूजन extract of an organic compound having nitrogen and sulfur gives Persian blue color with FeSO4 and Na4 FeCN6. तो देखिए इस स्टेटमेंट में इशू क्या है ना, जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है किसी भी कंपाउंड में तो हमारे पास बनता है NaCN. क्या बनता है NaCN, और इसकी प्रेजेंस की वजह से फर्दर हमें एक पर्शियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिख रहा होता है. तो यहां तक तो हमारा स्टेटमेंट सही है, बट इन्होंने सल्फर भी लिखा है. ये जो हमें कलर मिल रहा होता है ना, ये सिर्फ ओनली विद ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मिल रहा होता है, इसमें सल्फर का कोई भी रोल नहीं होता है. बट इसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि ओनली नाइट्रोजन. अगर ओनली नाइट्रोजन लिखा होता तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाता, बट एंड सल्फर लिखा है. तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की प्रेजेंस की वजह से जो है हमें पर्शियन ब्लू कलर मिल रहा होता है, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. तो इस वजह से जो हमारा स्टेटमेंट 2 है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी इनकरेक्ट हो जाता है. तो देखिए ये कौन से ऑप्शन में, हमारा फर्स्ट ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. So the given below are two statements 1 and 2. Okay, again statement based question. Statement 1 is Dumas method is used for the estimation of nitrogen in an organic compound. True. ये बिल्कुल सही है. जो हमारा डूमास मेथड होता है वो नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए, नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. नाउ स्टेटमेंट 2 सेज डूमास मेथड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट बाय हीटिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो गाइस मैं आपको बता दूं अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो डूमास मेथड में हम यूज करते हैं Cu2O. एक्चुअली क्या यूज करते हैं? Cu2O, ना कि अमोनियम सल्फेट. बेसिकली ये इन्होंने जो बताया है ना, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट बाय रिएक्टिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये होता है हमारा जेडाल्स मेथड में, जो हमारा एक अलग प्रोसेस होता है ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन. ये भी एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का ही होता है, बट इट इज इन जेडाल्स मेथड नॉट इन डूमास मेथड. तो अगेन इसका भी आंसर ऑलमोस्ट सेम है. जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है. तो देखिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. So again first option is our answer. Now moving on to next question. In Carius method of estimation of halogen. Now again Carius method. तो guys आप देख रहे हैं कि Carius method, Dumas method, इन सब पे लगातार क्वेश्चंस आते जा रहे हैं जेईई मेंस में. तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने ये मेथड्स नहीं पढ़े सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए और इन मेथड्स को पढ़ लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक से मेथड्स है और इनमें बहुत ही सिंपल, आप कह सकते हैं बहुत ही बेसिक से स्टोइकियोमेट्री यूज हो रही है, जो आप 11th एनसीईआरटी लेवल भी पढ़ते हैं. तो ये तो फ्री के मार्क्स है, इन्हें पढ़ के बिल्कुल अच्छे से जाना. तो देखिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं हमारे. इन केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.15 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड AgBr. तो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें क्या मिल रहा था हमें AgCl, बट यहाँ हमें मिल रहा है AgBr. ओके, द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड. तो देखिए ये भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है. पिछले में हमसे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन पूछा गया था, इसमें हमसे परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछा गया है. तो वही इस मेथड जो है हम फॉलो करेंगे. ब्रोमीन के जो मोल्स होंगे दे वुड बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgBr, क्योंकि जितना AgBr कंपाउंड ने प्रोड्यूस करा होगा आफ्टर गोइंग थ्रू केरियस मेथड उतना ही ब्रोमीन जो है एक्चुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहा होगा. सो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्रोमीन, इसने प्रोड्यूस कितना करा है 0.5 ग्राम. तो यहाँ आ जाएगा 0.15, सॉरी नॉट 0.5, 0.15. जिसे हम डिवाइड कर देंगे बाय दी मोलर मास ऑफ AgBr. तो देखिए हमें यहाँ भी डेटा गिवन है 108 इज ऑफ Ag एंड 80 ग्राम इज ऑफ Br. तो इसको 188 को हम इससे डिवाइड कर देंगे. ओके, अब देखिए हमारे पास मोल्स आ चुके, तो हम डायरेक्टली यहाँ से परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वो किस तरह से कर सकते हैं, हमारे पास मोल्स आ चुके हैं ब्रोमीन के, तो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय दी मोलर मास ऑफ ब्रोमीन. तो 0.15 अपॉन 188 multiplied by the molar mass of bromine, which is 80. तो ये हमारे पास किसका मास आ गया, ब्रोमीन का. अब इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बाय व्हाट, बाय द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो हमें एक्चुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दिया गया था 0.15 ग्राम. तो यहाँ हम सिंपली
0.25 ग्राम। तो हम यहाँ सिंपली 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100। ये मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों है? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है ऑफ दी ब्रोमीन। ओके, तो इसलिए ये 100 आया है हमारे पास। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आएंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आएंगे जो आपस में कट हो जाते हैं। और इसको आप अगर प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है आंसर निकल के आ जाएगा 25.5%। ऑल राइट, तो इसकी कैलकुलेशन जो है आप कर लीजिएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसकी कैलकुलेशन होगी नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाता है इसका आंसर 25.5 ग्राम। बट देखिए हमें रिपोर्ट किस में करना है? एक तो नियरेस्ट इंटीजर में, और जो हमारा आंसर होना चाहिए इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। मतलब कि इसका आंसर हम क्या रिपोर्ट करेंगे? 255 ना कि 25.5। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है, इनका ध्यान रखिएगा। 255 इज आवर करेक्ट आंसर। Now moving on to next question. So the question says the purification method based on following physical transformation is. So solid को हमने पहले हीट करा है और उसी के वेपर्स बना दिए, एंड फर्दर जब इसको कूल करा है तो वो डायरेक्टली सॉलिड में चला गया है। तो गाइस इफ यू कैन नोटिस हियर, तो यहाँ कहीं भी जो है लिक्विड फेज के थ्रू हमारा जो मैटर है वो कभी भी नहीं जा रहा है, whether it is being converted from solid to vapor or it is being converted from vapor to solid। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है हमारा, ये हो रहा है सब्लिमेशन का प्रोसेस। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, सब्लिमेशन वुड बी आर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें कहीं भी लिक्विड फेज जो आप कह सकते हैं इंक्लूडेड ही नहीं है। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जा रहा है और वेपर से भी डायरेक्ट सॉलिड में जा रहा है अपॉन कूलिंग। ऑलराइट, so now moving on to next question, question number 9। so again given below are two statements। तो देखिए बार बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है पीओसी से काफी ज्यादा पूछे जा रहे थे, तो इसकी थ्योरी काफी अच्छे से आपको पढ़ के जानी है फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो द स्टेटमेंट 1 इज इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन इनर्ट, जस्ट अ सेकेंड, इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द इनर्ट सपोर्ट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब ये काफी होता है एक मिसकंसेप्शन बच्चों को कि भाई जो हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, सॉरी एक बहुत ही खराब सा रेक्टेंगल बन गया था। तो एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है ना, हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ पेपर होता है जिसको हम हमारे जिस भी सोल्यूशन है उसके अंदर इस तरह थोड़ा डिसॉल्व करके रखते हैं। तो इसके ऊपर कुछ कुछ हमारे पास सोल्यूशन का लेवल बढ़ता जाता है और हम देख लेते हैं कि सोल्यूशन कितना ज्यादा प्योर है या इम्प्योर है। ऑलराइट, तो उसमें होता क्या है ना, जो हमारा ये पेपर है बेसिकली स्पेशल काइंड का, इसके अंदर एक लिक्विड होता है अलग तरीके का, वो एज स्टेशनरी फेज एक्ट करता है, ना कि ये जो हमारा पेपर है। पेपर एज स्टेशनरी फेज एक्ट नहीं करता है, इसके अंदर ना थोड़े थोड़े लिक्विड प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है लिक्विड की, स्पेशल काइंड ऑफ लिक्विड की, वो इसमें एज स्टेशनरी फेज जो है बिहेव कर रही होती है। इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और स्टेटमेंट 2, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट्स एज स्टेशनरी फेज, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सल्फर एस्टिमेशन 0.2 gram of a pure organic compound gave 0.4 gram of barium sulfate, the percentage of organic compound is। तो देखिए कुछ तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसके ऊपर जब हमने कोई भी प्रोसेस किया और उससे सल्फर का एस्टिमेशन करना चाहा तो हमें बेरियम सल्फेट मिला है। क्या मिला है? बेरियम सल्फेट। और ये हमें कितना मिला है? 0.40 ग्राम। ऑलराइट, ये हमें मिला है 0.4 ग्राम और हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो था 0.2 ग्राम हमारे पास प्रेजेंट। तो हमसे पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड इज। तो अगेन जैसे हमने केरियस मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करे थे ना, कुछ वैसा ही सिमिलर सा जो है इसमें भी हमें मेथड फॉलो करना है। पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज सल्फर। तो हम सबसे पहले सल्फर के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सल्फर के मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेरियम सल्फेट के मोल्स से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज देखिए बेरियम सल्फेट में भी एक ही एटम सल्फर का है और हमें जो है सल्फर के मोल्स निकालने, तो दे वुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। ओके, सो देखिए हमारे पास बेरियम सल्फेट जो है वो कितना मिला था? 0.4 ग्राम। ठीक है जी, और हमारे पास बेरियम सल्फेट का मोलर मास कितना हो जाएगा? तो देखिए हमें जेई मेंस वाले हमेशा डेटा दे के रखते हैं। तो 137 तो बेरियम का मास 32 हो जाएगा, सल्फर का मास और ऑक्सीजन का 16 है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज SO4 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64। तो जब इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 233 हमारे BaSO4 का मास। तो ये तो आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ सल्फर। अब हम डायरेक्टली परसेंटेज सल्फर कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? सल्फर के जो मोल्स हमने कैलकुलेट करे थे, क्या कैलकुलेट करते हैं? 0.4 अपॉन 233, राइट?
अपॉन 233 और इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सल्फर के मोलर मास को विच इज 32 और इस पूरे को हम डिवाइड कर रहे होंगे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से विच इज 0.2 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे वाई बिकॉज हमें परसेंटेज निकालना है हमारे सल्फर का। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक पॉइंट अगर हम हटा देते हैं 0.2 का और 4 का तो ये आपस में कट हो जाएंगे, इनके जो 10 आएंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है इसका आंसर निकल के आ जाता है 27.5%। और हमें बट आंसर रिपोर्ट किस फॉर्म में करना है वो देखिए। हमारा जो आंसर है डे शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻1 यानी हमें जो हमारा आंसर है वो 27.5 रिपोर्ट ना करके क्या रिपोर्ट करना है 275। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमें आंसर क्या रिपोर्ट करना है, नहीं तो काफी बार बच्चे क्या करते हैं ना गलत आंसर रिपोर्ट करते थे। 27.5 आ गया, पता रहता है नियरेस्ट इंटीजर में करना है तो इसको 28 करके अपना आंसर 28 लिखाते हैं, बट ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा इन योर एग्जामिनेशन। तो या तो ओके ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल द एंड। आई होप दिस लेक्चर हेल्प यू अंडरस्टैंड द concepts and the PYQs of POC and salt analysis asked in January attempt। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो so do subscribe to the channel Gaurav Roy and share it with your friends। Thank you।